सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो अपनी पूरी शरीर बनी हुई है या किसी भी लिविंग थिंग्स की जो पूरी बॉडी होती है, शरीर होती है, ये सेल से ही मिलकर बनी होती है। तो हमको सेल के बारे में जानना चाहिए। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है सेल बायोलॉजी। जो सेल होता है इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका। हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे, इसको बोला जाता है कोशिका या इसको कोसा भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, सेलुलर नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे या फिर सेलुला के बारे में जानेंगे। क्या होता है कि जितना भी जीवधारी हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स है, जीवधारी हैं, तो जीवधारियों का जो शरीर बना होता है ये किससे बना होता है? सेल से बना होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल। मतलब जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों का जो शरीर बना होगा वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। तो जो सेल होता है, सेल क्या करता है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या हो गया? मतलब संरचनात्मक, स्ट्रक्चर संरचनात्मक। फंक्शनल मीन्स हो गया फंक्शन, वर्क। मतलब ऐसे जीवधारी जो यूनिसेलुलर है या जिनके पास कोशिका की संख्या कितनी है? एक है, वो भी क्या करते हैं? उनकी भी एक संरचना होती है शरीर की, उनके बॉडी की संरचना होती है, और उनकी एक ही कोशिका जो होती है, एक यूनिसेल जो होती है, पूरे वर्क को, पूरे कार्य को करती है। जैसे एक ही कोशिका में उनका क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सारी चीजें हो जाती हैं जो मल्टी सेलुलर में होती हैं, वही क्या हो जाती हैं? यूनिसेलुलर में हो जाती हैं वही चीजें। इसीलिए क्या कहते हैं? एक ही सेल को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट भी होती है, क्योंकि ये इसमें सारी क्रियाएं होती हैं जो एक मतलब हायर मतलब इसमें जीवों में होता है, वही क्या होती हैं? यूनिसेलुलर में भी होती है, वही मल्टी सेलुलर में भी। तो जो सेल होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवधारी हैं, ये दो प्रकार की, इनमें दो प्रकार का जीवन यापन हो सकता है। या तो ये क्या हो सकते हैं? इनमें कोशिका जो होती है, सेल एक सेल हो सकती है, एक सेल से बने होते हैं, या फिर क्या हो सकता है? एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने। जब कोई जीवधारी एक कोशिका से या एक ही सेल से बना होता है तो इसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब कोई लिविंग थिंग्स एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं तो इसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे दो प्रकार के जीवधारी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है यूनि और एक होता है मल्टी। यूनि में क्या होता है? द नंबर ऑफ सेल क्या होता है? 1 होता है। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है? द नंबर ऑफ सेल अबव 1 होता है। एक से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं मल्टी, या इसको हिंदी में बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव।
और जो होते हैं यूनिसेलुलर, इनको हिंदी में बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं जीवधारी दो प्रकार के यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे मेन जो होना चाहिए सेल ही होना चाहिए। तो सेल के बारे में देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल के बारे में देख रहे हैं, तो एक सेल है तो यूनिसेलुलर, और एक से ज्यादा सेल है तो उनको क्या बोला जाएगा, मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं ये क्या कर रहते हैं, इनमें क्या होता है, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, मतलब ये क्या करते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। मतलब इनको किसी भी जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र जीवन यापन इनमें होता है। यूनिसेलुलर जीव क्या करते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट होता है परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर में दो कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक तो हो गया इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस हो गया, दूसरा क्या होगा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये यूनिसेलुलर हो गया, ये मल्टीसेलुलर हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका के बारे में अपना बहुत विशेष योगदान दिया है, उन लोगों को यहाँ पर देखा जा रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक का नाम आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहली बार क्या किसको देखा, इन्होंने सबसे पहली बार देखा था सेल को। तो फर्स्ट कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक सर ने। तो कोशिका को सबसे पहले देखा, सर्वप्रथम सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि जो जिस सेल को ये देखे थे वो सेल क्या थी, सजीव नहीं थी या लिविंग नहीं थी, वो क्या थी, डेड सेल थी। कौन सी सेल थी भाई, डेड सेल थी। तो जो सेल देखे थे रॉबर्ट हुक वो कौन सी सेल थी भाई, डेड सेल थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट और है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या, इन्होंने भी कोशिका को देखी, लेकिन फर्क क्या है रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक में, कि इन्होंने देखी थी जो कोशिका थी डेड थी, मृत थी, और जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक सर ने देखी थी वो कैसी सेल थी, लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी, लिविंग सेल थी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने कैसी कोशिका देखी, तो अगर आप क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहली बार कोशिका को किसने देखा, तो नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। लेकिन सबसे पहली बार जीवित सेल को या लिविंग सेल को, जीवित कोशिका को किसने देखा, तो नाम आएगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक का है। एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। देखा दोनों ने कोशिका को, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जो कोशिका को देखा वो कैसी कोशिका थी, डेड थी, और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका देखी वो कैसी थी, लिविंग सेल थी। इसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या किया था, सबसे पहले क्या देखा था, न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने न्यूक्लियस की खोज की। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और है कि जो कोशिका थी, क्योंकि इसकी जो हम इसको बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। 1930 के बाद 1930 में जब माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब क्या हुआ, आविष्कार हुआ, तब कोशिका की स्टडी, सेल की स्टडी थी, उसके बाद बहुत ज्यादा इजी हो गई। तो 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद कोशिका का
अध्ययन संभव हुआ। इसके पहले क्या थी, कोशिका का इतने अच्छे से स्टडी नहीं हो पाया था जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद हुआ। अब हम देखेंगे कि जो सेल था, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी को हिंदी में बोला जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत क्या होता है? जो सेल थ्योरी थे इसमें मेन दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था सर? मैथियस स्लाइडेन पूरा नाम था, मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन कौन थे? ये थे बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब वानस्पतिक वैज्ञानिक। हिंदी में क्या हो जाएगा? वानस्पतिक वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये थे जर्मन के, जर्मन। तो मैथियस स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे, कहाँ के रहने वाले थे भाई? ये जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया? स्टडी किया, किस पे किया? प्लांट सेल पे किया। किस पे किया? प्लांट सेल या पादप कोशिका पर किया। मैथियस स्लाइडेन सब बॉटनिस्ट थे, जर्मन के थे, स्टडी ऑन प्लांट सेल। प्लांट सेल पर क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया, और अध्ययन किया या क्या किया? स्टडी किया। प्लांट सेल पर किया और टिश्यू पर किया। टिश्यू मतलब क्या? ऊतक, ऊतक पर किया। ऊतक क्या होता है? जो ऊतक होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिनकी उत्पत्ति और रचना एक समान हो, कार्य एक समान हो। ऐसी कोशिकाएं क्या मिलकर बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। तो मैथियस स्लाइडेन सर ने सेल पर और टिश्यू पर क्या किया भाई? अध्ययन किया या स्टडी किया। ये 1838 की बात है। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर स्वान। क्या नाम था? थियोडर स्वान। 1839 में थियोडर स्वान थे। ये क्या कर रहे थे? ये क्या थे? कहाँ के रहने वाले थे? ये थे ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। क्या थे ये? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट का मतलब हो गया जंतु वैज्ञानिक थे। ये क्या कर रहे थे? ये भी स्टडी कर रहे थे। किस पर स्टडी कर रहे थे? एनिमल सेल पर कर रहे थे। किस पर सर? एनिमल सेल पर कर रहे थे। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट मिल गए एक साथ। एक तो थे कोशिका के वैज्ञानिक थे, मतलब कोशिका पर अध्ययन कर रहे थे, प्लांट की कोशिका पर अध्ययन कर रहे थे। और एक थे वो कहाँ पर अध्ययन कर रहे थे? ये कर रहे थे एनिमल या जंतु की कोशिका पर अध्ययन कर रहे थे। थियोडर स्वान जब अध्ययन कर रहे थे जंतु सेल पर, तो इन्होंने एक चीज देखी जिसका नाम बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने किया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज स्वान ने किया, थियोडर स्वान ने किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज थियोडर स्वान सर ने किया। जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन और स्वान। दोनों साइंटिस्टों का विशेष योगदान रहा है सेल थ्योरी में या कोशिका सिद्धांत में। दोनों ने अपना अपना योगदान दिया है। स्वान सर ने अपनी एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस में बताया है प्लांट एंड एनिमल
आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इसको लिख दे रहा हूं, श्वान हाइपोथेसिस। क्या है कि बॉडीज ऑफ प्लांट, बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर body of plant and animal are composed of cell and product of cell। क्या होते हैं कि या तो ये होते हैं जो बॉडी होती है, जो शरीर होती है प्लांट या एनिमल की, ये तो क्या होते हैं कोशिका से बने होते हैं, या कोशिका के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे बने होते हैं। ये किसने बताया था? ये श्वान की एक परिकल्पना है या हाइपोथेसिस है। इन्होंने दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को दिया, लेकिन ये एक बात को बताने में असफल रहे कि जो नई कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ से मिलकर कहाँ से बनी होती हैं। तो इसको बताने के लिए एक नए साइंटिस्ट थे जिनका नाम आता है रुडोल्फ विर्चो। यहाँ पर देखें रुडोल्फ विर्चो। एक न्यू साइंटिस्ट है। रुडोल्फ विर्चो 1855 में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया इस चीज को कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, विभाजन करती हैं और एक नई कोशिका में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और जो कोशिकाएं नई बनती हैं ये कहाँ से बनती हैं, अपने पूर्ववर्ती या प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। इसको बोला था लैटिन लैंग्वेज में, इसको लिखा गया ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये किस लैंग्वेज में था, ये लैटिन लैंग्वेज में था। ये किस लैंग्वेज में था, लैटिन लैंग्वेज में था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि सेल जो होती हैं डिवाइडेड एंड न्यू सेल, सेल क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, डिवाइडेड होती हैं, एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या होती है, नई सेल बनती है किससे, पुरानी वाली प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है। हिंदी में इसको देख लीजिए, कोशिका विभाजन करती है और नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जो होती है बनी होती है। ये हो गया, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, डाउट सॉल्व किया किसका, स्लाइडन और स्वान का। इसके बाद में देखेंगे जो सभी जीव होते हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ये स्वान ने पहले ही बता दिया था। उसके बाद सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, अपनी पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बनी होती। यही पूरा क्या है, सारांश है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का पूरे सारांश क्या है, पूरा इसका समरी क्या है कि नई कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और जो कोशिका होती है ये क्या होती है, कोशिका जो शरीर होता है प्लांट का या फिर एनिमल का, ये क्या होता है,
कोशिका से या कोशिका के प्रोडक्ट से बना होता है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।